अहमदाबाद में प्लेन हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस विमान हादसे में किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी के भाई की जान चली गई, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया तो किसी ने पति और बच्चे दोनों को। पूरा परिवार काल की गाल में असमय समा गया। इस प्लेन क्रैश पर सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाई। एयर इंडिया के इस विमान पर क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस हादसे के बाद ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है जिन्हें सुनकर रूह कांप जा रही है। बाय बाय फॉरएवर, जो चले गए वो कभी लौटकर अब नहीं आने वाले। जहां गिरा विमान वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया, हर कोई दुखी है, व्यथित है। इस दुर्घटना ने हर किसी को गमगीन कर दिया। प्लेन क्रैश में इंसान तो छोड़िए, लोहा तक पिघल गया। विमान में सवार हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी सामने आ रही है। सभी की अपनी अपनी कहानी थी। कोई शादी के बाद पहली बार अपने पति के पास जा रही थी तो कोई अपने पति का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन पहुंचना चाहती थी। कोई मां के इलाज के लिए भारत आया था तो कोई ईद मनाकर वापस अपने घर जा रहा था। इन सभी की कहानी एक साथ खत्म हो गई जब टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के अंदर ही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। दर्द के इस पल में, दुख की इस घड़ी में भारत एक्सप्रेस ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है। साथ ही पीड़ितों के दर्द में भी उनके साथ खड़ा है, उनके दर्द को बांट रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिताली चंदोला, देवनाथ और अभिषेक पांडे खुद अहमदाबाद में घटनास्थल से लेकर सिविल अस्पताल तक मौजूद हैं और वहां पर लोगों के दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे हादसे के बाद हर कोई बात कर रहा था ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। अब उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये क्या डिवाइस है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं जल्दी से। देखिए, एफडीआर क्या होता है? एक है एफडीआर, एक है सीवीआर। एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दो डिवाइसेस इस वक्त काफी महत्वपूर्ण हैं। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई जब वो डीवीआर मौके से बरामद एजेंसीज ने कर लिया है और अब हर एक एक्सपर्ट कह रहा है कि जैसे ही इसको खोला जाएगा, इसमें से जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें निकलेंगी उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ये दो इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एक है एफडीआर, एक है सीवीआर। अब एफडीआर क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेन की रफ्तार कितनी रही इस हादसे के दौरान, वो इससे पता लगाने में मदद मिल सकती है। कितनी ऊंचाई पर यह हादसा हुआ, कितनी ऊंचाई तक प्लेन मौजूद था जिस वक्त ये दिक्कतें आना शुरू हुई, ये एफडीआर से हमें पता चल सकता है। इंजन की स्थिति क्या थी, इंजन क्या दोनों वर्किंग कंडीशन में थे, क्या प्रॉब्लम रही, फ्लाइट का रूट क्या था, जो पायलट और को पायलट्स हैं उनकी गतिविधियां किन चीज़ों की रहती है, ये एफडीआर है। जब एफडीआर से डेटा को खंगाला जाएगा तो ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। आई रिपीट, जैसे प्लेन की रफ्तार क्या थी टेक ऑफ के वक्त में, इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर्स होगा कितनी ऊंचाई पर ये फ्लाइट, ये एयरक्राफ्ट उस वक्त था जब ये हादसा हुआ, क्या प्रॉब्लम रही होंगी। ये ट्विन इंजन सेट था, दो इंजन वाला एयरक्राफ्ट। इंजन की स्थिति किस तरीके की थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा फ्लाइट का रूट क्या था, यानी जो निर्धारित रूट था उससे इधर उधर तो नहीं हुआ, या रनवे पर फिसल तो नहीं गया। बहुत सारी रियल टाइम कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा पायलट और को पायलट की एक्टिविटीज़ उस वक्त क्या थी, वो क्या कुछ कर रहे थे, किस तरीके से वो आखिरी सेकंड्स में या जब उनको पता चला कि चीज़ें उनके हाथ से फिसल रही हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़, क्या कुछ गतिविधियां उन्होंने करने का प्रयास किया होगा, ये एफडीआर से पता चलेगा। अब एक और पैरामीटर जो हमें सामने आएगा वो आएगा ब्लैक बॉक्स से। अब ब्लैक बॉक्स में क्या होता है? ब्लैक बॉक्स सीवीआर रिकॉर्ड करता है, यानी कॉकपिट में जब बिल्कुल आखिरी के क्षण रहे होंगे, इमरजेंसी कंडीशन, मेडे कॉल किया होगा, तो उस वक्त कॉकपिट में माहौल क्या था, कॉकपिट में क्या कुछ बातें हो रही थी, कॉकपिट में क्या कुछ ऑडियो रिकॉर्ड हुआ,
पायलट और को पायलट का ऑडियो क्या कुछ रहा आखिरी मिनट्स का, वो इसमें रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा उड़ान की हर गतिविधि, हर एक्टिविटी को CVR रिकॉर्ड करता है। विमान में तकनीकी खराबी का पता भी CVR रिकॉर्ड के जरिए उसका एक बहुत सही आकलन एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स और FDR इन दोनों से ही कई सारे आने वाले दिनों में कई पैरामीटर्स और बहुत क्लियर होंगे एजेंसीज के सामने। अब हर कोई मान रहा है ब्लैक बॉक्स से चीजें निकलेंगी तो चीजें साफ होंगी। ब्लैक बॉक्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स कौन सा बॉक्स है जहां पर इतने इंटेंस हादसे के बाद भी ये बच जाता है। दरअसल इसके लिए एक स्पेशल मेटल टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम बहुत हैवी मेटल होता है, हार्ड मेटल होता है। ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सुरक्षित है और अगर पानी के अंदर भी चला जाए तो भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये वाटर प्रूफ भी है, ये फायर प्रूफ भी रहता है, बहुत हाई इसका टेम्परेचर होता है। इसके अलावा 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर इसको फेंका जाए, गिराया जाए, तो टाइटेनियम वो मेटल है, काफ़ी हैवी मेटल है, ये टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल ये है। इसके अलावा मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ी हीट मौके पर जनरेट हुई होगी। 1000 डिग्री तक का तापमान टाइटेनियम सह सकता है और जो ऊपरी परत होती है ब्लैक बॉक्स की वो टाइटेनियम से ही बनी होती है। और ऐसे में ऐसे इंटेंस एक्सीडेंट के बाद भी जो ब्लैक बॉक्स होता है वो बिल्कुल अपनी समान परिस्थितियों में, नॉर्मल कंडीशंस में ही मिलता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स को बनाने के लिए भी टाइटेनियम जैसे खास और हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपडेट अब तक क्या है जल्दी से आपको बता देता हूं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 290 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, ऑफिशियल आंकड़ा उनका आ चुका है। प्लेन में 242 यात्री सवार थे, मैं कल ही वो तस्वीर आपको दिखाया। 241 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स कुमार विश्वास मुकेश, उनकी जान बच गई, ये अपने आप में एक मिरेकल है। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैक्टर अपडेट ये कि मेडिकल हॉस्टल पर विमान गिरने से 49 डॉक्टर्स की कैजुअलिटी भी हुई है, ये डबल अटैक था। चौथा अपडेट, गुजरात के आणंद जिले में 33 मौतें, राजस्थान के 12 लोगों की मौत इसमें हुई, यानी गुजरात में 33 लोग थे गुजराती, राजस्थान के 12 लोग थे इस प्लेन में सवार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद, क्योंकि आप जानते हैं ब्लास्ट हुआ है, DNA सैंपल्स ये इकलौता तरीका है जिससे कौन किसकी बॉडी है, कौन किसके परिजनों के साथ DNA मैच होता है, उसके बाद ही उनको वो अवशेष सौंपे जाएंगे। तो DNA सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं। अब तक 200 से ज़्यादा DNA सैंपल्स लिए जा चुके हैं। कल आपने देखा गृह मंत्री जी पहुंचे थे, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी स्पॉट का मुआयना किया। ये भी आपको बता दूं, सभी डेड बॉडीज जो हैं उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा US की NTSB टीम का जांच में सहयोग है। 9वां अपडेट है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से विमान हादसे की जांच होगी। और 10वां जो बड़ा अपडेट है वो ये है, हादसे वाली जगह पर ब्रिटिश हाई कमान के अधिकारी भी मौजूद रहे। बोइंग के CEO ने इस पूरे हादसे के बाद रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जांच में बोइंग की तरफ से जो भी कोऑपरेशन चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए, बोइंग के अधिकारी वो करेंगे। टाटा ग्रुप ने कल बड़ा ऐलान किया था, जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा वो देंगे। इसके साथ साथ जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर ये प्लेन गया, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की बात टाटा सन्स ने कही है। अब टाइमलाइन हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आखिरी 2 मिनट 120 सेकेंड्स ये कितने भारी पड़ गए मैं आपको बताता हूं। दोपहर 1:38 पर प्लेन ने उड़ान भरी। टेक ऑफ के बाद विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन विमान ने अचानक ऊंचाई पकड़ना बंद कर दी। वो विजुअल भी मैंने आपको दिखाए कि टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के बाद जैसे ही रनवे की दीवार को, बाउंड्री को पार किया, उसके बाद जो एंगल होना चाहिए था, जो ऊंचाई पकड़नी चाहिए थी, उसमें एकदम से डिक्लाइन देखने को मिला है। पायलट सुमित सबरवाल ने ATC को मेडे का कॉल किया, मेडे का मैसेज भेजा। मैं आपको कल ही बता चुका हूं मेडे क्या होता है। विमान 400 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे की तरफ आने लगा। आखिरी वक्त तक पायलट सुमित सबरवाल ये चाह रहे थे कि सेफ लैंडिंग हो जाए, और आखिरी वक्त तक सुमित यही कोशिश कर रहे थे, पायलट यही कोशिश कर रहे थे कि इस विमान को हम किसी तरीके से सेफ लैंड करवा लें। विमान पर पूरी तरीके से नियंत्रण छूट चुका था, लैंडिंग की कोशिश नाकाम हो गई थी, और सामने जो मेडिकल कॉलेज था, उसके कई टावर्स थे, बिल्डिंग्स थी, उस बिल्डिंग में जा टकराया ये एयरक्राफ्ट, और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो बड़ा विस्फोट दुनिया ने देखा। वो बड़ा धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। कुछ वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ वहां पर आगजनी,
कुछ वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार, और उसके बाद से जो तस्वीरें निकल कर आई वो लाशों का आंकड़ा अभी तक हम सिर्फ गिन रहे हैं। 290 लोगों की जान, 290 लोग काल के गाल में असमय समा गए। मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें बहुत बहुत हृदय विदारक हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, हम भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ, सेंसेशनल नहीं। हम सेंसेशन नहीं फैलाना चाहते, लेकिन वहाँ पर क्या हालात हैं, भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन को देखकर अधिकारी भी लगातार अलर्ट मोड पे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो घायल वहाँ पर हैं, जो परिजन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो जानते हैं इस बात को कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरे रिस्पेक्ट्स के साथ, पूरे वैल्यूज़ के साथ उनके अपनों की जो अवशेष है कम से कम वो उनको मिल जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हैं, जो कि सिविल अस्पताल अहमदाबाद से लाइव मेरे साथ हैं। लगातार वो वहाँ से तस्वीरें मुझे दिखा रहे हैं। मेरे साथ देवनाथ भी जुड़ चुके हैं, जो कि घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। साथ ही मिताली चंदोला, एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन, वो भी हॉस्टल से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तो मैं अपने सहयोगी का रुख जल्दी से कर लेता हूँ। शुरुआत में एक बार मिताली जी के साथ ही कर लेता हूँ। मिताली जी, मैं लगातार आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था, कई प्रत्यक्षदर्शियों से भी आपने बात की, उनके दर्द को भी लगातार आप भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन के जरिए प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप पिछले कई घंटों से नॉन स्टॉप ग्राउंड पर मौजूद हैं। कई ऐसी कहानियां भी आपके सामने आई होंगी, ऑब्वियसली, जो शायद शब्दों में आप पिरो ना पाएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग घायल हैं उनकी हालत क्या है, अस्पतालों में क्या कुछ माहौल इस वक्त है, और अभी आप ग्राउंड स्पॉट पर मौजूद हैं, मेघानी नगर में आप मौजूद हैं, वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं? देखिए, सबसे पहले रोहित आपको बताना चाहूँगी, बहुत हृदय विदारक घटना है ये। और सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि सीधे आपको हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाए। ये देखिए कि किस तरीके से ये हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है। 4 जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स अटैच थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहा करते थे और पढ़ाई करा करते थे। मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर था और काफ़ी अन्य लोग भी थे। तो इतना भयंकर ब्लास्ट की तरह आवाज़ आई कि जैसे धरती फट गई हो, आसमान गिर गया हो, वो हालत थी। और मतलब एयरप्लेन का जो लोहा है वो तक गल गया था, खिड़कियां दरवाजों के पर कच्चे उड़ गए, और कई स्टूडेंट्स जो हैं उनके बारे में भी पता नहीं, कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और कई जो है हार्ट रेंचिंग स्टोरीज भी सामने आ रही हैं। बहरहाल अगर अभी बताऊं तो शासन प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से ये कदम उठाया कि तत्काल प्रभाव से इसको इवैक्यूएट कर दिया गया था। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक सेफ जगह पर, सेफ प्लेस पर उनको जो है भेज दिया गया है। और आज भी कि कुछ एक स्टूडेंट्स जिनका सामान यहाँ पर बचा हुआ था, उनको बकायदा वो आए हैं यहाँ पे और उनको पूरी मदद मिल रही है और वो लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि किसी भी स्टूडेंट से जब हमने बात करने की कोशिश करी है, इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक हाल में वो लोग हैं कि वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ पर जो है जैसे ही ये क्रैश हुआ तो पहले लोगों को लगा कि कोई ब्लास्ट हो गया है, कुछ एक को लगा कि शायद अर्थक्वेक आ गया है। तो आम जनता घरों से बाहर निकल के साइट पर पहुंची है और उन्होंने भी जो इनिशियल स्टेज पे मदद होती है वो करने की कोशिश करी। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ, बीएसएफ, गुजरात पुलिस, तमाम लोग जो है मौजूद थे। और अब जो है हॉस्टल को पूरा एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एनआईए, डीजीसी और बाकी की तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है, डरबिस कलेक्ट कर लिया गया है। और मैं इस बारे में भी आपसे डिटेल्स लूंगा। मिताली जी, प्लीज आप बने रहिएगा मेरे साथ, और आपके आसपास भी मुझे लोग नजर आ रहे हैं। दूसरे सेगमेंट में आऊंगा तो आप उनसे भी संवाद कीजिएगा। एक बार पहला रिएक्शन मैं अपने दोनों और सहयोगियों से भी ले लेता हूं। अभिषेक भी मेरे साथ हैं। अभिषेक, आप सुबह से मैं देख रहा हूं आप अस्पताल में ही मौजूद हैं और कई लोगों से आप बात कर रहे हैं, कई लोगों से आप संवाद कर रहे हैं। बदहवास स्थिति है वहां पर परिजनों की। लेकिन अभिषेक, मैं आपसे आप मुझे बता दीजिए, जो घायल लोग हैं, क्या उनका एग्जैक्ट आंकड़ा आपके पास है और उनकी हालत कैसी है? सबसे पहले तो प्लीज मुझे बताइएगा। देखिए, 60 से 65 लोग जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो एक जीवित शख्स जो प्लेन में थे उनका भी इलाज चल रहा है। फिलहाल उन्हें उस वार्ड से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बाकी के लोग जो थे ये वो घायल हैं जिनका प्लेन में नहीं थे। वो वहाँ पर जब हादसा हुआ उस दौरान ये लोग, कोई ऑटो रिक्शा से वहाँ पैसेंजर छोड़ने आया था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर घायल हो गया, कोई वहाँ चाय बेचने के लिए आया था वो घायल हो गया। इस तरीके के तमाम सारे घायलों की लिस्ट है जो 60 से 65 लोगों की है।
अगर मृतकों का आंकड़ा 265 के आसपास आधिकारिक है, लेकिन जो लगातार लोग चश्मदीद मिल रहे हैं जो यहाँ पर, वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी दुखद घटना थी और लाशों के अंबार लगे हुए थे, सारी लाशें जल रही थी और ऐसे में उनको रेस्क्यू करना, उनको निकालना एक बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद अब पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिया गया है, डीएनए सैंपलिंग ले लिया गया है और 72 घंटे का टाइमिंग दिया गया है कि 72 घंटे के अंदर सबके डीएनए सैंपलिंग से जैसे जैसे बॉडीज मैच होंगी वैसे वैसे उनको हैंडओवर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ से एम्बुलेंसेज निकलने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि जो डीएनए सैंपलिंग की जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो कहीं न कहीं आनी शुरू हो गई है। हालांकि एक लंबा बहुत लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है, उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उनको मैच कराना एक फॉरेंसिक साइंस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब सुबह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहले वहाँ पर घायलों से बात की, उस सर्वाइवर से बात की जो प्लेन में था, उसके साथ वो यहाँ से जाने के बाद एयरपोर्ट पे उन्होंने बिल्कुल यहाँ से कम ये मैसेज सरकार का देने का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बड़ा मैसेज है। इंडिकेशन ये है कि ये दुखद हादसा है, हम भी जानते हैं बहुत दुखद है और वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में भी, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। गृह मंत्री जी को हमने देखा, वो बहुत दुखी, बहुत भारी मन के साथ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने भी कुछ तस्वीरें साझा की हैं, उनमें भी उनके चेहरे पर साफ तौर पर वो वेदना नजर आ रही है। मैं जल्दी से एक बार देवनाथ के पास भी हो आता हूँ। देवनाथ, आप मुझे बताइए, क्योंकि लगातार हम ये बहुत दुखद हादसा रहा और पिछले 10 से 15 वर्षों में अहमदाबाद हो गया, गुजरात का पूरा इलाका हो गया, बहुत हंसने खेलने वाले लोग, इस तरीके का हादसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब यहां से आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मिताली जी भी बता रही थी कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अब बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करेंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल रोहित तो यही था कि आखिर विमान कैसे क्रैश हुआ और उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश में सवाल था। लेकिन 2-3 बातें जो मैं बताना चाहता हूँ वो कि ये जो सड़क देख रहे हैं रोहित, ये बेबसी वाली सड़क है, ये आंसुओं से पट्टी सड़क है और इस सड़क पर मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ लोग रो करके आए और उन्होंने अपनों को खोया, घटनास्थल इसके पास में ही है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, और ये भी और बात कि तमाम सारे डॉक्टर्स मैंने देखा कि लगातार अपना सामान लेकर के वापस जा रहे हैं, वो नहीं रहना चाहते, ये तस्वीर भी है। लेकिन इसके अलावा और 2-3 चीज़ कि यहाँ पर चूंकि जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको नहीं आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जब अहमदाबाद की बात करेंगे तो बेबसी की बात करेंगे, रोने की बात करेंगे और तमाम सारे लोगों। ये बताइए आप किससे मिलने आए हैं यहाँ? नहीं, हम यहाँ पे ही सर, फ्रेंड्स हैं मेरे 2-3, तो यहाँ पे उनसे मिलना है। तो क्या उनके बारे में कोई सूचना मिली आपको? हाँ, वो तो जैसे कि मैस में हुआ था, तो वो तो खाने आए थे दोपहर के टाइम पे, पर वो मोस्टली बच गए। राइट साइड पे थे वो, लेफ्ट साइड में प्लेन आया तो बच गए थे। उनसे बात हो रही है आपकी? हाँ, अभी वो हॉस्टल पे ही है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो अपनों की तलाश में लगातार लोग आ रहे हैं। और इधर देखिए ये जो सड़क है रोहित, यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा था। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा कि अहमदाबाद के आकाश में जब धुएं का गुबार उठा, उसके बाद से लेके अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो वो तस्वीर जिसमें सब लोगों के चेहरे खिले नहीं हैं, दुखी है, पूरा देश दुखी है इस हादसे के बाद, पूरा देश दुखी है क्योंकि ये फ्लाइट जो है ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी और हम इस बात को मानते हैं कि तमाम प्रोटोकॉल्स अलग अलग लेवल्स पर चेकिंग, वो मेजर्स अपनाए होंगे। मैं मिताली जी आपके पास आ गया। मिताली जी, अब ऑब्वियसली यहाँ से एक बहुत दुखद हादसा हुआ, कल गृह मंत्री जी भी पहुंचे थे, उन्होंने बोला ये बहुत दुखद एक्सीडेंट है। कई बार उन एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर लेते हैं, कई बार चीजें वक्त ही नहीं मिला। खुद गृह मंत्री जी ने भी कहा कि वक्त ही नहीं मिला, शायद थोड़ा वक्त मिलता तो शायद परिस्थितियां थोड़ी बेहतर की जा सकती थी, लेकिन नियति के आगे किसी की चली नहीं। लेकिन अब यहां से ब्लैक बॉक्स, डीवीआर, एफडीआर, ये यहां से एक नया इनपुट देंगे एजेंसीज को, और उसमें कितना वक्त लगता है, क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा समझती हैं। बिल्कुल ठीक, और जैसे आपने कहा है, गृह मंत्री ने भी बोला और प्रधानमंत्री के चेहरे से साफ सारी चीजें झलक रही थी कि कितनी ज्यादा वो दुख में है और उनके हृदय में कितनी ज्यादा पीड़ा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इसको ब्लैक डे कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। जो पायलट था उसने मेडे 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 3 बार कॉल भी करा, लेकिन जितनी देर में कुछ मदद मिल पाती उतनी देर में धुआं तमाम जो चीजें हैं वो ध्वस्त हो गई,
नेस्ते नाबूद हो गई, बिल्कुल राख हो गई। मेरे साथ इस वक्त रोहित जनता भी मौजूद है, आइए सीधे इनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है आम जनता आम पब्लिक का, वो एकदम एक्चुअल फैक्ट्स जो है वो बताएंगे। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत हंसी खुशी का खेल माना जाता है। गुजरात मॉडल के हमेशा हर जगह चर्चे होते हैं और एक वाइब्रेंट जिंदगी मानी जाती है, लेकिन उसके बाद एकाएक इतना बड़ा हादसा और गंभीर माहौल, इस पर आप क्या कहें? मैं अहमदाबाद से बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भगुभाई परमार। आज हम एक कल हादसा हुआ वो देखने के लिए आया था, मगर हमने देखा कि कुछ सिक्योरिटी पॉइंट की वजह से ये पूरा एरिया कवर कर दिया गया है, तो हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। और आपसे मीडिया से मुलाकात हो गई, हमने देखा कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी का प्लेन था, उसका पूरा रेपुटेशन था, मगर इतना पुराना प्लेन था, क्या पूरी पैरामीटर में उसकी जांच पड़ताल की गई? हमें तो डाउट होता है। सही बात है, ये आम लोगों के मन के भी सवाल हैं कि पैरामीटर्स थे नहीं थे। अब एजेंसीज इस चीज को लेकर बेहतर क्लैरिटी के साथ आएंगी तो उस पर हम फिर और संवाद करेंगे। फिलहाल क्योंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आगे भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। बहुत धन्यवाद देवनाथ जी, थैंक यू सो मच मिताली जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ।